अस्सलाम वालेकुम, क्यूरियोसिटी व सबरंग डिजिटल में खुशामदीद। आज की सबरंग सीरीज़ में हमारी मेहमान हैं मोहतरमा सारा बानो साहबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? ठीक-ठाक। जी व्यूअर्स, वैसे तो मैडम साहब की मुलाकात हो ही गई है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि पाकिस्तान नेशनल असेंबली में 2018 से 2022 तक जीडी है, जिसे कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, उसके प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो पीर साहब पगारा की पार्टी है, उनकी नामजद करदा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ये रही हैं। अरसा 5 साल असेंबली में रही हैं और अच्छा ठोक बजाकर और गरज बरस कर रही हैं माशाल्लाह। अपने 5 साल दौर में इन्होंने अपने बोल्ड और ब्रेव ब्लेटेंट नुक्ता नज़र की वजह से अवामी मसाइल पर बेबाक तबसरों, मुल्की हालात पर हकीकतमंदाना सोच की बदौलत पाकिस्तान की अवाम की एक ये रियल हीरो भी हैं और एक ट्रू स्पिरिट के साथ पाकिस्तान की अवाम की इन्होंने नुमाइंदगी की। आपकी अगर सोच की अक्कासी करें, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, तो आप पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस की हामी हैं। सियासत में और सियासी इदारों में फ़ौज को मिलाकर दूसरे इदारों के रोल की एक पुरज़ोर मुखालिफ हैं। खुशामदीद मैडम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा मैडम बस शुरू करेंगे। जी, जी। पहला सवाल मैं इधर से शुरू करूँगा क्योंकि आज मेरा पहला इंटरव्यू है आपके साथ। तो कुछ अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताइए मैडम। ख़वातीन का सियासत के साथ तो वैसे ही ताल्लुक होता है। मैं कि बेसिकली अगर आप सब इन चीज़ों से हट के अगर वो एक दर्दमंद दिल रखते हैं और आप अपने अवाम, अपने लोगों से जुड़े हुए होते हैं, उनके मसाइल देखते और सुनते हैं और उसके बाद अगर आप अपने आइन की जो किताब हमारे पास है, वो आइन के सिर्फ शुरू के 3-4 पन्ने पढ़ें, तो वो जो अवाम के हालात हैं, जो इस मुल्क में हालात चल रहे हैं, वो उस पन्नों से लग्गा खाते नहीं हैं। तो बिल्कुल। मतलब हक के लिए आवाज़ उठाना तो देखिए हमने बहुत पहले ही वो कहते हैं हमारी जो है और इस उस ज़मन में बहुत सारे फरमाने इलाही और अहादीस मुबारका भी हैं कि आप अगर जो ज़ुल्म के खिलाफ नहीं बोलता, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वो अपने आप को ज़िंदों में समझें या मुर्दों में समझें। तो पॉलिटिकल जर्नी ऐसे ही शुरू हुआ कि हमेशा मतलब जिस तरह हक की उसकी बात की, फिर उसके बाद जिस तरीके से शादी हुई और फिर आना-जाना वहाँ पर हुआ, वहाँ पर जब लोगों के मसाइल देखे और जिस तरीके से जिस तरह यहाँ पर सिंध की अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान के उस झांसे के पीछे लगा के रखा। हालाँकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख़्याल में अल्लाह पाक से ही माँगनी चाहिए, किसी इंसान से तो माँगनी नहीं चाहिए। कि बिल्कुल जिस सही बात। तरीके से यहाँ के लोगों को तालीम से, शऊर से, सहूलियात से दूर रखा, स्पेशली जो ताल्लुक है ज़िले सांगड़ से अ, वहाँ पर जो कुदरती ज़खायर से माला-माल वो ज़िला, वहाँ पर ऑयल एंड गैस और बाकी मादनियात, लेकिन उसका एक वो कहते हैं ना 0.0% भी वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों पे कोई असर नहीं पड़ा। तो अभी मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी, एक ऐसे ही कहीं शेर पढ़ा था कि वो कहते हैं ना कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, कि जिसने भी डाली नज़र बुरी डाली। तो जहाँ-जहाँ ये कुदरती वसाइल होते हैं, मैं हुक्मरानों से मेरा सवाल है कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी अजीरन क्यों होती है? उस चीज़ का बेनिफिट उनको क्यों नहीं मिलता? तो ये सारी चीज़ें थी और वैसे भी जो ताल्लुक है वो पीर साहब की जमात से है। पॉलिटिकल पार्टी तो ज़ाहिर है बाद में आती है। जो हुर जमात है, जो मेरी पूरी फैमिली है, जो मेरा ससुराल, वो सूर्य बादशाह और उनसे पहले से मतलब पीर साहब से जिस तरह वो जुड़ा हुआ, फिर जो तहरीक-ए-पाकिस्तान थी, जो आज़ादी की तहरीक थी सूर्य सूर्य बादशाह के साथ, उसमें फैमिली के लोग थे। तो मैं ये कहती हूँ कि जो पीर साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो मानने वाले, वो हर बंदा अपने अंदर वो कहते हैं ना कि जैसे एक मुश्किल वक़्त के लिए, जंग के लिए तैयार रहता है, तो वो तब सब तकरीबन सियासी शऊर और समझ-बूझ रखते हैं। तो बिल्कुल सही है। आपने जीडीए का बोला, ज़ाहिर जीडीए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी है वो मुस्लिम लीग फंक्शनल है। राइट। जो जी, कि जी। उस ज़माने मैडम से अब इसका नाम है कि इस वक़्त यही मुस्लिम लीग फंक्शनल थी, इसलिए मुस्लिम लीग फंक्शनल है, बाकी तो
नून, काफ, मीम, वाव, हमजा बाद में आई। जी, सारी अलिफ बे ही बन गई है मुस्लिम लीग की वैसे अब तक। जी। माज़ी में भी देखें तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो आउट ऑफ ऑल ऑफ देम इज़ द ओल्डेस्ट। अच्छा मैडम, एक सादा सा सवाल करूँगा कि सियासत में आप आई, 5 साल आपने असेंबली में गुज़ारे, लोगों की आवाज़ बनी, लोगों की उमंगों की तर्जुमानी की, उनकी महरूमियों की तर्जुमानी की। अच्छा काम है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये सियासत में आने का जो डिसीज़न था आपका, इस पर सैटिस्फाइड हैं या कोई रिग्रेट्स हैं? इस पे ये तो बहुत वो ऐसा क्वेश्चन है कि इस पे बहुत तफसीली जवाब बनता है, आपके प्रोग्राम का वो हो जाएगा। आने का फैसला तो ज़ाहिर है, पीर साहब घर से इजाज़त मिली तो ज़ाहिर है मैं गई, लेकिन फिर उसके बाद ना बहुत सारे चेहरे खुल कर सामने आ गए और फिर इस इलेक्शन में पता चला कि अ, अभी भी इस दौर में कि जब हम एक फ़िक्रा बोलते हैं दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, अभी भी हमें उन्हीं हालात का सामना है कि एक खातून कैसे हो सकती है। हालाँकि जो हमारा ज़िला सांगर है वहाँ पर पीपल्स पार्टी की ख़वातीन हैं, अगर आप पीपल्स पार्टी देखते हैं, किसी पर में ख़वातीन का बहुत किरदार रहा है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं वो कहते हैं ना कि मैं ये समझती हूँ कि जो मैं सोचती थी, जो मैं सोच रखती हूँ, वो उसको कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैंने लोगों को बताया है कि भई हर शख्स बुरा नहीं होता। ये जो हमारी अवाम या हकूकुल अबाद या अवाम के सारे वो लोग दर्दमंद दिल रखते हैं। तो लेकिन उन 5 सालों में जो चाहते थे, जो सोचा था, वैसा कुछ हुआ नहीं। क्या कि अच्छा मैडम, तर्जुमानी ये की, लेकिन मैं कहती नहीं कि इस जैसे मेरे उस पे एंड पे कोई। हाँ जी। जी, जी, आप नहीं, नहीं, मुकम्मल आप कीजिए। बोलिए। कि मतलब कोई कोई ऐसी चीज़ होती कि जिसको मैं कहती कि हाँ, मैं इन 5 सालों में इस चीज़ को मैं बदल सकी या वो हो सका। क्योंकि जिस वक़्त मैं असेंबली में गई थी, मुझे ये था कि पता नहीं मैं इन सारे तकाज़े पूरे कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी, या मैं क्यों आई? क्योंकि शुरू के 2-3 माह तो सोचते गुज़र गए कि जी, ज़ाहिर जी। है हम तो हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक की मंशा और रज़ा से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि मोस्टली जो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, इतना आवाम से लगाव होता नहीं है। जो सोच है वो रोड, रास्ता, अ, एसी, डीसी, डीपीओ इससे आगे गई नहीं। तो हमारा काम जो लेजिस्लेशन करना होता है उसमें अवाम मुझे कहीं नज़र नहीं आए। अल्लाह करे कि आगे कुछ हो, कि कोई अवाम के लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाए। ये आर्ज़ी नहीं कि आपने किसी को जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से बाखुदा किसी की भी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत काम कर भी रहा था, तो उसे भी लेज़ी कर दिया इन लोगों ने। नहीं, वो देखिए किसी की ज़िंदगी है, क्योंकि उसकी मैं चेयरपर्सन भी रही हूँ और मेरा उनसे हमेशा यही सवाल था कि मुझे इसमें बताएँ कि ये जो हम लोगों को वो आप इस प्रोग्राम में शामिल किया हुआ है, कितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया? लेकिन वो नहीं आया, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे अभी इलेक्शन था, वहाँ पर लोगों को जाके बोला कि अगर ये वोट इधर से उधर किसी दूसरी पार्टी में गए, तो आपके ये जो फंड है, ये बंद हो जाएँगे, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, ये बेनतीजा पैसा ना मिलेगा तब आके। तो ये लोगों को शऊर देना बहुत मुश्किल था और अभी भी जिस तरह अगर मैं अपने ज़िला सागर की बात करूँ, 460 स्कूल बंद हैं, लेकिन वहाँ के लोगों में से भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे देर हो जाएँ, तो उसके लिए आवाज़ें उठती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए तभी तो वो कहते हैं ना कि जो तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सिंध में इस चीज़ का कोई काम नहीं हुआ कि आम बंदे की ज़िंदगी या उसको शऊर या तालीम या कोई चीज़ हो। सारी चीज़ें मिला के बहुत अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। इन पार्टिकुलर इफ आई जस्ट टेक डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का ऑन अकाउंट, तो सांगड़ में आप देख सकती हैं कि पिछली तकरीबन 10 तो नहीं कह सकता, 4 से 5 दहाइयाँ जो हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ही रही है। तो सही, वैसे तो अगर देखा जाए तो कुछ शिकवा तो हमारे अपनों से भी बनता है। बिल्कुल सही, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल, कि ये बात ये मुझे भी जिस वक़्त मैं गई हूँ,
कि ज़ाहिर है वो किसी न किसी सूरत हमारी पार्टी इक़्तिदार में हिस्सेदार रही है। उससे पहले जिस तरह मैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, मुशर्रफ साहब के दौर से लगा लें। मुशर्रफ साहब का दौर, फिर उसके बाद जब यूसुफ ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म थे, फिर हमारी पार्टी का था, फिर नून के साथ इत्तेहाद हुआ, फिर साढ़े 3 साल पीटीआई के साथ था। लेकिन जो एक काम होना चाहिए उस इलाके में, वो अपने एंड पे किया नहीं। कि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, कि आप लोगों को डिफरेंस लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, ये वाला दौर अगर मुस्लिम लीग फंक्शन का था, इसमें ये तब्दीलियाँ आई हैं और ये अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी के आप बिल्कुल सही हैं। ये सवाल में वो कहते हैं ना, ये सवाल करके आपने वो सवाल में फँसाने की कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवॉइड करती हूँ कि झूठ ना बोला जाए। कि जो हकीकत है देखें, जो सामीन होता है ना, जो सुनने वाला है, जो लोग हैं, ये आज सियासत इस नहज पे क्यों पहुँची है? क्योंकि आज भी हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। आज भी हम उसी दौर में जी रहे हैं कि जिस वक़्त वो शाम रात को 11 बजे फरमाने इलाही और तराने के बाद पीटीवी बंद हो जाता था और उसके बाद जो जी। खबरें थी वो या तो अखबार से मिलती होती थी, पीटीवी देखना पड़ता था या बाहर दुकानों पे और थड़ों पे और हजामों की दुकानों पे खबरें मिलती थी। आज हर बंदा बाखबर है, यहाँ पर सांगड़ में कुछ होगा आपको वहाँ पर बैठे पता चलेगा। क्योंकि बिल्कुल। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। कि जो वहाँ पर वो लोग हैं, उनको लोगों की ज़िंदगी का वो करना चाहिए था। 2 देखें 2-3 चीज़ें हैं, वो सही कर लें तो लोगों की परेशानी नहीं है। एक आपकी तालीम है, एक आपकी सेहत है और पीने का साफ पानी नहीं है। पानी तक नहीं है। आपकी निकासी का रास्ता नहीं है। पूरा ज़िला सांगड़ ऐसे लग रहा है कि जैसे वो एक उबलता हुआ मतलब नालियाँ, गलियाँ, गटर उबल रहे हैं। पीने का साफ पानी 2024 में कि कौन-कौन सी इन्वेंशंस होगी, कहाँ चलेंगे, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी वर्स्ट से वर्स्ट है। अपने हक के लिए बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही, कि जिस वक़्त मैं भी जब निकली थी, जिस तरीके से वालेहाना तरीकों से लोग वो आ रहे थे, तो उनकी मोहब्बत थी लेकिन मैं सोच रही थी कि क्यों? क्यों अकीदत है। ज़ॉम्बीज़ की तरह किसी के पीछे चल किसी का जी, तो मैडम अकीदत है, नहीं सागर मतलब के लोगों ज़ाहिर की है पीर उसमें का पगारा के नाम के साथ अकीदत है और वो अकीदत है चाहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जो जमात के नहीं हैं, जो मुरीद नहीं हैं, वहाँ पर दूसरे जी, लोग भी हैं, तो कोई तो सवाल करे, कोई तो किसी का गिरबान पकड़ के झंझोड़े। तो मैं जिस वक़्त अभी कैंपेन की थी, तो मैंने लोगों को सिर्फ़ यही बात समझा रही थी, मैंने किसी से वोट नहीं माँगा, मैंने कहा मैं सिर्फ़ आप ये रखें कि जो यहाँ पर जो भी आता है, आप उससे सवाल करने की ताकत रखें, कि वो सही बात। आप उससे सवाल करें कि आपका बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी आप मैं सवाल आपके शुरू साथ करें। इसी इसी में मेरा सवाल भी होगा कि अगर आप दूसरा पहलू इसका देखें, मैं अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर रहा था ये। आपने देखा होगा कुछ सपोर्ट जो है वो कम हो रही है और वोट बैंक भी जो है वो थोड़ा डिक्रीज़ हो रहा है और उसके साथ-साथ वो आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी में उनकी पेनिट्रेशन और उनका जो आप ये कह सकते हैं कि विज़िबिलिटी उनकी जो है वो थोड़ी तेज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मैंने जो इसका कैथार्सिस किया है, जो मेरी कंक्लूज़न निकली मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि सागर के लोग जो है ना, उन्हें भी पता है कि पीपल्स पार्टी से भी उन्हें मिलना कुछ भी नहीं है। उनके हकूक़ के लिए या उनकी फलाह के लिए या कोई भी और वाक़ई मिल भी नहीं रहा। लेकिन आई थिंक वो एक खामोश प्रोटेस्ट के तौर पर जो है ना, लोग थोड़ा-सा दूर हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से, ताकि जो है कि एक मैसेज दिया जाए और कुछ ये उस मैसेज में ये हो कि हमारे लिए भी कुछ सोचें आप। पीर साहब वग़ैरह की अगर देखें तो नो डाउट एक रवादारी पर इक्वालिटी पर और इंसाफ पर और भाईचारे पर मबनी पॉलिसीज़ रही हैं सागर में। लेकिन जो सॉरी टू से जो 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 जितनी भी नॉमिनेशंस रही हैं, सिवाय 1-2 के एंड यू डेफिनिटली कम अमंगस्ट दोज़ कोई इस तरह के लोग मिले नहीं कि जिनका अवाम के साथ ताल्लुक हो और जी, गरीब बेचारे कहते हैं आपके बस साईं या नहीं सही कह बड़े रहे हैं आप। उसी वक़्त मिलते हैं आपके सवाल जब का इन्हें जवाब वोट ये चाहिए। है कि वो कहते हैं ना कि वो दरख्त कभी नहीं थकता, कुल्हाड़ी में अगर दरख्त का हिस्सा ना होता, दरख्त का ही तो रास्ता होता है ना वो।
लकड़ी का जी, दस्ता होता है तो वो कुल्हाड़ी उसी दरख्त को काटती है। तो इसमें अपने लोगों का भी बहुत ज्यादा कसूर है। फिर आप तो खुद उस इलाके को, उस जिले को जानते हैं। जी वहां मैडम, पर मेरा लोगों का, आबाई लोग शहर है किसी से सागर। कुछ ऐसा मांगते नहीं। उनका ये होता है कि कोई हमारी मालिकी करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से, शुरू दिन से इंतकामी सियासत पर यकीन रखती है। कि जी, देखिए, आप जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए 9 फरवरी की सुबह को, तो शाम में जगह जगह छापे पड़ना शुरू हो गए, लोगों पे एफआईआर, किसी पे पानी चोरी की, किसी की इस चोरी की, उस चोरी की। तो लोग इस चीज से बहुत सफर करते हैं। तो या तो आप उसकी सहायता के लिए फौरन पहुंच जाए तो वो ठीक है, लोगों को भी पता होता है कि हाँ ये हमारे साथ खड़ा है। लेकिन जो वहां के नोटेबल्स हैं, भोतार हैं, और जो ओहदेदार हैं, मैंने जो जाके फील किया है कि वो लोगों के उस वैसे नहीं खड़े होते कि जैसे खड़े होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे, क्योंकि जिस वक्त ये सारा हो गया, तो फिर मैंने एक मीटिंग में कहा भी था कि अब हमें जो करना पड़ेगा, ज़ाहिर है ऐवान में तो हम लोग नहीं है, हमें हर अवामी इशू के ऊपर अब बात भी करनी होगी और अवाम के साथ भी खड़ा हो। लेकिन जैसे गंदुम बहरान आया, फिर बारदाने का आया, पानी का मसला हुआ, तो सिद्धू साहब, किसी किसी वडेरे की, किसी भोतार की, नोटेबल की ना पानी रुका, ना उसको पास्को से मसला हुआ, ना उसको गंदम से मसला हुआ, ना उसको बारदाना, कोई मसला नहीं हुआ। जो कोई नहीं सारे है। मसले थे वो गरीबों के लिए थे, और कोई वो नहीं हुआ। ये सारी चीजें हैं जो कि मैं वक्तन फवक्तन जो कहते हैं कि पार्टी के, मतलब साईं से भी बात करती हूँ, सदरुद्दीन शाह साहब और पीर साहब के भी से भी पहुंचाती रहती हूँ कि ये सारे मसाइल हैं जिसको देखने की जरूरत है। करना, आपकी बात बिल्कुल सही है, वोट बैंक कम हुआ। और मैं अभी इलेक्शन में जब गई थी, लोगों की मोहब्बत थी, तो उन्होंने मुझे असेंबली में बात करते हुए देखा, या उनको ये था कि वो बातें इनके दिल के करीब थी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार मान वो दिया, मतलब हद से ज्यादा सपोर्ट मिली। यहाँ तक लेकिन के अगर इन यहाँ 3-4 सालों में नहीं हुआ तो ये सपोर्ट भी चली जाएगी, यहाँ तक कि मैं क्योंकि जब कैलगरी में बैठा हुआ जो है ना, अपने दोस्तों को कह देता हूँ, ये मैडम देखें हमारे शहर की। चलिए, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी ये कि वहां पर ना वो चीज नहीं है। फिर दूसरा देखिए, आप पीपल्स पार्टी 15 साल से इक़्तिदार में है। फिर जो छोटे ग्रुप 4 की जो जॉब्स हैं, जिसको आप अपने वहां पर बोलते हैं पट्टे वाली नौकरी और ये और वो, मैं सिद्धू साहब, वो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपसे बात करते करते कभी राइट जा रही हूँ, कभी लेफ्ट जा रही हूँ, क्योंकि मसले इतने हैं कि वो जो आपने पूछा है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारा कुछ बताऊं। कि बात यही है कि लोगों को शऊर से दूर रखें, वरना वहां पर आम लोगों की यही सोच है, जिस वक्त मैं भी थी, मैं अद्धी जिन्हें के पट्टे वाली नौकरी दे यार, ऐ भले तुझे घर में काम करे, हाँ, कि भले तेरे घर में काम करे, उसको घोस्ट नौकरी दिला दो। तो वहां पर तकरीबन ये, फिर ये सारी चीजें, सब जॉब्स वहां मैटर करती हैं। जब आप किसी को एक नौकरी देते हैं, वो किसी का बेटा होता है, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, किसी का दामाद, आपने 4 फैमिलीज को, 4 घरों को एंगेज कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर पार्टी को देखने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन वही मैंने आपको कहा कि दरख्त नहीं कटता जब तक उस दरख्त का हिस्सा कुल्हाड़ी के साथ मिला हुआ नहीं होता। तो मैं यहाँ पर अभी भी बहुत सारी बातें नहीं, ये नहीं कि मैं मतलब करना नहीं चाहती, अब ज़ाहिर है जो सुनने जी, वाले, उनको वहां की लोकल कुछ लोगों से दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन उनका बहुत किरदार है। खुदा जाने क्या वो अंडर द टेबल डील है, वो खुफिया डील है, आंखों के इशारे हैं, ये बस ठीक है, आप हमारे साथ सही रहे, यहाँ पर इस पार्टी का नामो निशान हम बताते रहेंगे। ये ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही होता आया है। अब आगे खुदा जाने, अगर ये लाइन हम लोगों ने चेंज नहीं की, अभी से हमने मतलब ये तब्दीली नहीं की, तो आगे नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, तब्दीली से मैडम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है, ये जो हालिया इलेक्शंस हुए हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? वैसे तो ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है। नहीं, इलेक्शन तो नहीं थे, आप इसको सिलेक्शन कह सकते हैं, बल्कि सिलेक्शन तो हुई, लेकिन हमारे सूबे सिंध में और बलोचिस्तान में ऑक्शन हुई है।
ये इलेक्शन नहीं राइट। थी, ये ऑक्शन, बोली लगी थी कि बोली किस पे बंद हुई है। और वो मतलब वो बाकायदा पूरा सौदा हुआ है कि बस ठीक है, 7-8 लोगों को भी क्यों बर्दाश्त किया जाए। आपके सामने ही है कि हम जो खबरें आप सुन रहे हैं कि ये जो थर चोलिस्तान से ही, उससे पहले से सिंध का पानी मोड़ा जाएगा। आपने जी, कॉर्पोरेट फार्मिंग भी सुनी होगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए उन बंजर जमीनों के लिए पानी कहाँ से आएगा? हम लोग तो पैसे ही पहले ही मरे हुए हैं। फिर बिल्कुल। जिस तरीके से आप यहाँ पर देखें कि जाहिर है भुट्टो साहब का विजन था, बेनजीर साहिबा का था, वो अब कहीं भी नहीं है। अब ये पार्टी ही बदल चुकी है। इस पार्टी में मे बी वो इंसान अच्छे हों, लेकिन अवाम के, अल्लाह पाक की नजर में मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे देख तो लेना कि कौन कौन से लोग यहाँ पर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और वो लोगों के साथ क्या करते हैं और किस तरीके से हुआ। ये ऑप्शन था, अच्छा मैडम, जिसने बोली ज्यादा दी वो इसी इक़्तिदार में आ गई। इसी बात को अगर मैं थोड़ा-सा और आगे लेकर चलूँ, तो राइट आफ्टर द इलेक्शन पीर साहब वग़ैरह ने जीडीए की तमाम जमातों के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्रेव थी, और हमें जी भी देखकर खुशी हुई। और उसमें पीर साहब वग़ैरह ने एक मैसेज दिया था कि वी विल गो टुवर्ड्स एजिटेशन, हम एजिटेट करेंगे। कुछ आई थिंक धरने-वरने देने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही खामोशी छा गई। ये समझ में नहीं आया मेरे को। ये मुझे भी नहीं समझ आएगी। जब मुझे समझ आएगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि एक वो बहुत ज्यादा मतलब वो क्या था, जो हम लोगों के यहाँ पर जाम शुरू में जलसा हुआ था, उसकी तो बहुत सारे चैनल्स में, वो इंटरनेशनल मीडिया पे उसकी कवरेज हुई है कि भाई एक इतना बड़ा जलसा, मतलब जैसे आप अपने ये गल्फ सिटीज देख ले या उसमें, वो बहुत बड़ा जलसा था। और जी, लेकिन वो जलसा बहुत जल्दी खत्म हो गया। वो एटलीस्ट हम लोगों को तकरीबन 2 दिन उस जलसे को जारी रखना चाहिए था, लेकिन वही जी। बात आपको मैंने कहा है, उससे मैसेज तो कुल्हाड़ी ये में मिल रहा था कि जलसा प्रॉपर्ली एक कंसेंटेड जलसा था, कि इजाज़त मिली है, चलें ठीक है आप आ जाएँ, जलसा कर लें, और देन आफ्टर यू यू गो बैक इंटू योर अच्छा बैरक। मतलब मैं इस किस्म की बातें सुनी नहीं थी मैंने, लेकिन देखिए उसके बाद करना चाहिए था। उसके बाद कहा था कि कराची में जलसा होगा। फिर क्या कहते हैं उनको, डॉक्टर फहमीदा साहिबा ने कहा था कि हम वहां पर बदीन में जलसा करेंगे। मोरो में तो हो गया था, लेकिन उसके बाद की खामोशी। फिर ये था कि अच्छा रमजान है, फिर रमजान के बाद ईद, फिर ईद के बाद गर्मी आ गई, फिर गंदम का बहरान आ गया। तो राइट, क्या, राइट। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए था। इस चीज को आगे करना चाहिए, क्योंकि आवाम को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। मतलब जी, उनको कोई वे आउट नजर आ नहीं रहा। तो ये हम हाँ, लोगों को क्योंकि स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, जी, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी ये जगह छोड़ी तो इसको कोई आके खला इसको पुर करेगा, और उसके बाद हमें जगह नहीं मिल सकती। हमें जी, आवाम के साथ हर मसले में, हर चीज में होना और चाहिए। उसकी हमें उसकी भी लॉलीपॉप्स बेस नहीं ये लेनी मैं चाहिए। हमें जी, मुल्क के वसीम तर मफाद की लाश अपने कंधे पे नहीं घसीटनी चाहिए। और कोई अगर हमें कहे कि चलो ठीक है हो गई अगली दफा, तो अब हमें वो गांधीगिरी तो नहीं चल रही ना, कि एक गाल के बाद दूसरी गाल आगे कर दे, या हम बोले इब के मार साले, कि हर दफा ऐसे वो करे। थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। अल्लाह भली करेगा, मेरे जी। हाथ में कुछ नहीं है, वरना जी, मैं वैसे जो है ना कुछ जो फीलिंग्स थी और कुछ जो सेंटिमेंट्स थे, मैंने कहा मेरे लिए भी इससे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कोई और नहीं है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप हम जैसे अवाम की ही आवाज़ जो है वो आकर लेकर जाती हैं। तो ये भी उसमें है, क्योंकि एक परसेप्शन और एक जो है ना एक्सपेक्टेशंस भी थी, कि जिस तरीके से पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा की साइड पर क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, एक दूसरी बड़ी पार्टी जो कि इस वक़्त मज़ाहमत की निशानी बनी हुई है। तो शायद इधर से सिंध की तरफ से कुछ इस तरह की वेव उठे, तो थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़िंग फैक्टर हो, और जो है ये अ, हम तो ये यही होना चाहते हैं चाहिए। तो हमें एस्टैब्लिशमेंट मतलब हर थोड़ी-सी उस पे, बैकफुट आ जाती है। मैं मजबूर हूँ। अच्छा। मतलब मैं तो अच्छा हर टाइम मैडम अपनी आवाम के साथ ही हूँ। मैं जाती हूँ वहां पर हालात सुनती हूँ, देखती हूँ, इसलिए कि वहां पर तो इस तरीके से वो हालात हैं। आपको पता है कि वहां पर जितने भी बड़े, जो यहाँ पर आप सिंध पुलिस ले लें, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ले लें,
यहाँ के डिपार्टमेंट्स देख लें, मतलब उनको देख के लगता है जैसे उनके हारी हैं। ऐसे क्योंकि ही। जो हुकूमती रुकन है उनका तो काम सबका सुनना है या वो करना है, और बाकायदा वहां पर टारगेट किया हुआ है। तो सिर्फ मैं जाकर मुस्कुरा के लोगों को तसल्ली दे सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल दुखता है और मुझे अफसोस होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। कर और सब सकते। आंखों के सामने हो रहा होता है कि जैसे लोगों को पानी का मसला, गंदुम का, कि बार दाना अगर आप एक पार्टी के करता धरता ने पर्ची दी तब आपको बार दाना मिलेगा, वरना गरीब रुल गया। ऐसे ही गंदुम बेची, तबाह हाल किसान। और अभी जो थोड़ा बहुत ये जो क्या कहते हैं सखर बिराज का, और ये जो केनाल्स वगैरह में शगाफ पड़े थे, आप सोचिए नहीं कि हम लोग रहते हैं पुचड़ी में, तो जो मुड वाले हैं वो वैसे पानी नहीं देते, लेकिन जब सैलाब आता है हम वैसे भी मरते हैं। और जब सैलाब आता है तो वो अपना सारा पानी यहाँ पर इनकी यहाँ मतलब जो दुम की तेल की तरफ है उन उधर छोड़ देते हैं। जी, जी। तो ऐसे ही है सिद्धू साहब। अच्छा मैडम, आप इसके साथ मतलब आज मेरा आपसे पहला इंटरव्यू है, तो मैं इसमें जो है ना ये बुलेट्स के तौर पे आपसे जो है ना झलकियों में सवाल कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि आप दोबारा टाइम देंगी, तो हम इसे कंटिन्यू भी रखेंगे और इसको सीरीज को जो है वो चलाने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान में जो है डे टू डे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या कोई इस तरह की चीज़ जो आ रही है उनको डिस्कस करेंगे और आपसे रहनुमाई भी चाहेंगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सागर, जिस तरह आपने शुरू में भी कहा था कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ शहर है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट है, पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही ऐसा है। अ, अगर आप वैसे तो किसी टाइम पे थर भी सागर का ही हिस्सा था, और अभी आपने देखा ऑयल एंड गैस के कितने रिजर्वायर्स इधर से मिल रहे हैं। लेकिन जिससे भी बात करें सागर में, वो बेचारा नाखुश ही है, मुरझाया सा, बीमार सा। तो सांगर में अगर मैं अपने सांगर के दो हिस्सों में तकसीम किया था ना, सांगर का सागर टू, तो जहां मैं गई हूँ वहां पर एक गांव है, वहां पर खुदादाद खिपरी, मलदसी रोड पर। वो वहां पर एक गांव में 19 लोग कैंसर से हलाक हुए। वहां का पानी का पीएच लेवल खतरनाक हद तक। और आपने देखा होगा सांगड़ में ये जो पानी बोरिंग करवाई थी, और 12 बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जी। जो वहां पर हुक्मरान बैठे हुए जो जमाती हैं वो भी इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाती। और जो वहां के नोटेबल्स और जो जिसको आप क्या कहते हैं, सिविल सर्विस क्या कहते हैं उसको, ब्यूरोक्रेट्स। नहीं सिविल ब्यूरोक्रेट्स नहीं, मैं नाम भूल गई हूँ। बल्दिया के। वो तो नहीं, बदियात भी नहीं, चले छोड़े, जो वहां के नोटेबल्स होते हैं और फिर इश्यूज को उठाते हैं ये वो, तो उन्होंने भी उस चीज इशू को नहीं उठाया। क्योंकि वहां पर एक आम तासुर ये पाया जाता है कि लोग आवाज उठाते हैं फिर उनको कुछ दे दिला के बंद, मुंह बंद करवा दिया जाता है। वरना जी, ऐसा सांगड़ तो जिले जो रॉयल्टी मिलती है जो सीएसआर प्रोग्राम के तहत, जो कम्युनिटी फंड है उसके तहत, तो जिले सांगड़ को सिंध गवर्नमेंट से लेने की जरूरत ही ना पड़े। जो अरबों रुपए मिलते हैं सालाना वो सब इनकी जेबों में जाते हैं। और मजे की बात यह है कि वहां पर उन जो ऑयल एंड गैस की कंपनीज हैं वहां पर लोगों को रखा भी नहीं जाता। होना तो ये चाहिए था कि वहां पर कोई टेक्निकल कॉलेज होता जो वहां के लोगों को, बच्चों को वही तालीम देके वहीं पर उनकी जॉब होती। आपने पिछले दिनों एक वॉइस नोट सुना होगा व्हाट्सएप के ऊपर कि जॉब के लिए कोई सिंधी ना हो, कि कोई सिंधी जी। ना हो, कोई पठान या मुल्तान साइड के और पूरा ये शुमाली पंजाब और फिर आगे वहां पर केपी के से वहां से लोग आते हैं, लेकिन जो लोकल है उनको सिवाय चौकीदारी और जो डोमेस्टिक और ये वाले इन कामों के अलावा किसी भी टेक्निकल काम के लिए वो नहीं रखा जाता। जितने सब बड़े वहां पर लोग हैं, मैं आपके प्रोग्राम में कहती हूँ सबको हिस्सा जाता है और सब खामोश हैं कि ये जो ओवर ड्रिलिंग करके पानी जहरीला कर रहे हैं, वहां की फिजा जहरीली कर रहे हैं, तो आप मुझे बताए रहते तो वो लोग भी हैं। मुझे तो वहां की जो क्या कहते हैं सब्जियां और फसलें हैं, मुझे तो उस पर रहम आता है कि खुदा जाने इन सब्जियों को क्या हाल हुआ होगा। पानी तो वही आता है ना। तो वहां पर हेपेटाइटिस का, कैंसर का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तभी तो हर लोग परेशान है। आपको कुछ चीज मिलती जो नहीं है, सब पैसे इनके पास जाते हैं। सिर्फ पीपल्स अच्छा मैडम, पार्टी आपने नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ कहा था रॉयल्टी की
कि रॉयल्टी का कुछ ज़िक्र किया था आपने। अगर आप काइंडली जी। प्लीज़ उससे दोबारा रिपीट कर दें कि ये रॉयल्टी कौन देता है और किसे मिलती है? आया कि ये सिंध गवर्नमेंट को सांभर के जो लिहाज़ से मिलती है पीपीएल या है कभी वहाँ सिर्फ़ पर, सांभर को मिलती है? जी, जो पीपीएल है, बीपीएल, ये जितनी भी वहाँ पर है, वो रॉयल्टी मिलती है। और उनका मतलब वो, एक तो वहाँ के लोगों के पास गैस नहीं है, कि कितने अफ़सोस और दुःख की गैस है बात है कि जो गैस है वो किसी दूसरे सूबे को तो जाती है, लेकिन जिस सूबे से गैस निकलती है और जो वहाँ पर लोगों में मौत बाँट रहे हैं इन सब चीज़ों से, वहाँ पर लोगों के पास गैस नहीं है। और वो इतने सारे गाँव हैं कि वो अभी तक लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर हैं। और वो जो रॉयल्टी का पैसा इन सबकी जेब में जाता है। मैं उस कमेटी की मेंबर थी। इन 5 साल में एक दफ़ा मुझे लेटर आया था उस कमेटी में शिरकत के लिए, जो कि मैं हैदराबाद तक पहुँच गई थी। तो फिर पता चला कि जो सेनेटर साहब थे, सेनेट का कमेटी के लिए वो चले गए, इसलिए मीटिंग कैंसल। इमामुद्दीन शौकीन साहब थे। उसके बाद आप सोचिए, मैं मेंबर थी और मैंने 5 साल मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, और जो हर साल करोड़ों रुपए मिलते थे, वो कहाँ गए? इनके 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 उस पे मैनुअल में लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या-क्या करना है। वहाँ पर आरओ प्लांट्स, वहाँ पे स्कूल, वहाँ पर हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं है। इन सबका हिस्सा इन सबको जाता है, सियासतदान भी, सियासी पार्टीज़ को भी, और जो वहाँ पर नोटेबल्स बैठे हुए हैं। मैं बार-बार आपको एक बात कर रही हूँ, जो वो नोटेबल्स बैठे हुए हैं, वो किसी भी पार्टी के हैं। उन सबके पास से हिस्सा जाता है, और वो बिल्कुल मुँह बंद करके वहाँ के लोगों को उन्होंने मरने के लिए छोड़ा हुआ है कि इस ज़हरीले पानी से, ज़हरी फिज़ा से मरो, और जो गैस की वो सहूलत भी नहीं है। वो जो वहाँ का ऑयल है, वो कहाँ जाता है? और फिर खुदा जाने, मेरा तो अक्सर सवाल होता है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत और जो हम इंटरनेशनल मार्केट से उसका रेट ऊपर-नीचे करते रहते हैं, तो जो अपना तेल निकलता है, अपने इलाकों से तेल निकलता है, उसका क्या हिसाब-किताब है? वो कैसे, मतलब उसको कैसे वो हम करते हैं? वो नहीं राइट। समझ आई। अभी भी मैं आपको सच बता रही हूँ कि एक अभी जब खबर आई थी कि सांगड़ में एक और ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ, तो मैंने कैप्शन दिया कि पंजाब को मुबारक हो, कि पंजाब को मुबारक हो, कि आप हर कॉल पे देख लें, वहाँ जो बिजली बनती है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कराची में अगर आप देखें तो के इलेक्ट्रिक की बिजली लेने पे, इतनी महँगी बिजली लेने पे लोग मजबूर हैं। वहाँ पर इतनी महँगी बिजली कर दी है। अब आप मुझे बताएँ, कुंडा ना डालें तो क्या करें लोग? जिस एक बेचारे की आमदनी 30,000 रुपए है, वो फिर क्या करे? क्या करें? तो वहाँ पर तो ख़ैर वहाँ पर तो खुद ही आग भी लगाते हैं कि इस सहूलत से फ़ायदा हासिल करना है, तो कर लें। तो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी तो आसान बना दें। जो मादनी ज़खायर से माला-माल ज़िला है, उसको तो फ़र्क तो पता चलना चाहिए ना, कि पता चले कि हाँ, इस जगह से और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसे अच्छी हुई है। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से है, अनीमर खान सादकाबाद। वहाँ पर भी 100% कैंसर का रेशो है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी खाद बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं, उन्होंने भी वहाँ के लोगों में कैंसर ही बाँटा। कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई ऐसा नहीं। वो तो शेख ज़ैद को अल्लाह पाक करवट-करवट जन्नत नसीब करे, कि खुदा जाने उस इलाके में क्या पसंद आ गया, कि उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल भी बनाया, वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाया, और कोई थोड़ी उनकी चैरिटी से वहाँ पर काम चल रहे हैं। लेकिन अवाम का कोई नहीं सोचता। हम भेड़-बकरियाँ भी फ़ायदा देती हैं। आपको पता है कि गाँव में फ़ायदेमंद सबसे बिज़नेस है, कि एक बकरी और ये सारी कैटल चीज़ें। फार्मिंग जी, मुझे तो बिल्कुल। लगता है कि हम तो भेड़-बकरियों से भी गए गुज़रे हैं। मतलब हम कुछ है ही नहीं। हम एक हजूम हैं, कि ये जो पागल के बच्चे आए दिन डेली बेसिस पे जो आबादी में इज़ाफ़ा होता है, ये हम सिर्फ़ इनके पेट भरने के लिए, टैक्स और हमारा खून निचोड़ने के लिए, किसी ने कुछ भी नहीं सोचना। मैं साढ़े 3 साल जिस वक़्त मैं इक़्तिदार में भी थी, आपने मुझे, मैं तब इतना ज़्यादा बात मैंने नहीं की, क्योंकि मेरा इख्तिलाफ़ उस वक़्त मैं जिस गवर्नमेंट में बैठी थी, मेरा उनसे भी इख्तिलाफ़ ये होता था कि एक नारा लगाया था तुम लोगों ने कि रिफ़ॉर्म्स लेकर आएँगे इदारों में, खुदा के वास्ते इदारों में। ये चोर-डाकू पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है, क्या है, क्या नहीं है। कोई एक ऐसा काम, ऐसा ठोस काम कर जाए, जिससे आवाम की ज़िंदगी भी हो जाए। अभी 400 अरब इन्होंने जाते-जाते 400 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए इन्होंने मंज़ूर करवाए। 400 अरब! सोचिए, मतलब मेरा पैसा, अवाम का पैसा, वो इतना अर्ज़ा है, आपने चैरिटी करनी है। और सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर अपनी पार्टी वालों से पूछती हूँ कि जिस वक़्त ये सब हुआ था, तो उस वक़्त हम आप लोग तो इत्तेहादी थे।
तो कैसे आपने ये कार्ड इस नाम से जारी करवाया? जब तक सिंध में ये कार्ड है, इनकी दुकानदारी चलती रहेगी। लोगों को नहीं मैडम समझ यही आती, वो कहते यही बेनज़ीर हमारी जा बात पैसा, बेनज़ीर जा पैसा। अभी मुझे किसी ने बोला कि क्यों मैंने कहा इनकलाब की बात की, मैं कहा इनकलाब नहीं आ सकता, इनकलाब नहीं आ सकता। मैंने कहा हम वो कौम ही नहीं है। तो फिर वो बहस करना शुरू हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, आप समझे, मैंने अपने सिंध के लिए बोला, क्योंकि हमारे सिंध में जिस वक्त इनकलाब अंगड़ाई लेता है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे आ जाते हैं, फिर सब बिल्कुल सही बैंकों के सामने लेट जाते हैं और ये होता है। बहुत मसले हैं, मैडम। अब कुछ मुल्की मसाइल जीनो पर भी गुजरते हैं। थोड़ी-सी सिचुएशंस हैं, उन पर भी एक-एक 2-2 सवाल मैं आपसे पूछूँगा। लेकिन उनसे पहले मैं सिर्फ़ एक आपको जो है ना एक पॉइंट मैं ज़रूर देना चाहता हूँ, जो हमारी लोकल सांगड़ की पॉलिटिक्स है, उसको इस पर मैं एंड करता हूँ कि प्लीज़ आप हमारी आवाज़, अवाम की आवाज़ सामने रखिए। मैं इधर बैठा हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मुझे सांगड़ के हालात का नहीं पता। मेरा सारा ख़ानदान उधर बैठा हो और मेरे दोस्त उधर हैं। एक तो यकीन कीजिए जब भी कोई सांगड़ जाता है ना, तो वापसी में वो यही कहता है कि यार ये शहर बेचारा पहले 10-15 साल पीछे था बाकी के पाकिस्तान से। हर गुज़रते वक़्त के साथ ये जो है ना और पीछे जाता जा रहा है। और हमारे जो फंक्शनल लीग के अंदर भी जो है ना इन्हें भी थोड़ा-सा रिवैम्प करना चाहिए और इन्हें रिव्यू करना चाहिए कि किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं ये उधर बनाए हुए हैं जिन इनका भी ग्रास रूट लेवल पर आवाम के साथ ताल्लुक ना होने के बराबर ही है। चलें इस नोट के साथ इसको तो हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा मैडम, नेशनल असेंबली में आप आईं, कुछ बताइए। नेशनल असेंबली एक बहुत म मैं तो कहता हूँ एक एलीट क्लब है ये तो। और उधर आप मिलती भी होंगी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज़, एमएनएज़ जो हैं अराउंड द पाकिस्तान। तो क्या होता था उधर? किस तरह की बातें? क्या मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा प्लीज़ नाम लीजिए, नाम मत लीजिएगा किसी का। तो क्या ये जो आते थे उधर, इनके दिल में, इनके अंदर कोई इस तरह दर्द दिल था, इनको इस तरह का एहसास था कि वी बीइंग द सुप्रीम पीपल ओवर हियर दैट वी बीन सेंट हियर दैट वी शुड डू समथिंग फॉर द नहीं, पाकिस्तान। बहुत थोड़े थे लोग। मैं आपको यही तो मैंने कहा था कि जिस वक़्त मैं आई थी, मैंने कहा पता नहीं ये सब इतने बड़े-बड़े बुत ज़ाहिर है बचपन से इनको देखती भी आई थी और सारा वो करते भी आई थी। लेकिन नाली, सड़क, खंभा, एसी, डीसी, डीपीओ इससे ज़्यादा किसी की सोच ही नहीं है। चंद एक लोग होंगे कि जिनका वो होगा, वरना पहले डे 1 से आके अगले 5 साल की तैयारी शुरू हो जाती है। मैक्सिमम जितनी गलियाँ बनवाएँ या वो बने। मेरा काम गलियाँ बनवाना तो नहीं है ना। नहीं, मेरा काम खंभे लगाना भी नहीं है। मेरा काम तो लेजिस्लेशन करना है। मेरा पॉलिसी काम तो पॉलिसीज़ वो करना है। मेरा काम तो इदारे को मजबूत करना है कि अवाम के साथ कोई ज़्यादती ना हो, कि तालीम का सिस्टम ऐसा हो कि जो तालीम हासिल करता है या आगे जॉब का पूरा जो है वो उसमें कोई वो ना हो कि आप ये सारा वो करें। लेकिन नहीं होता था, बहुत कम लोग थे, वो भी उँगलियों पर गिन सकती हूँ। लेकिन मुझे हैरत होती थी और बहुत परेशानी से मैं देखती थी कि कैसे कोई एक चीज़ तो मतलब कोई कर ले, लेकिन किसी को भी वो नहीं है। आपने जो चीज़ देखें, आप हमारे पीआईए को देख लें कि वो एक फ्लैग कैरियर था। वो वो दुनिया की उन चंद एयरलाइन में था जिसके पास जो क्लीयरेंस थी उसको ग्रैंडफ़ादर क्लीयरेंस कहते हैं, लेकिन हर किसी ने अपने बाप का माल समझ के उसको नोचा। जो नून लीग आई, वो तो इदारे जड़ों से खोखली करते हैं। पीपल्स पार्टी है, वो ओवर एम्प्लॉयमेंट, खुदा के बंदों, वो अपना वोट बैंक खरीदते हैं इन इदारों में वो करके, ये भर्तियाँ करके उसको मतलब वो कर दिया। और नून लीग थी, उसने रूट बेच दिए टर्किश एयरलाइन को। फिर जिसका दिल किया उसने अपने भर्ती करवाए। बाजवा साहब को भाई नहीं पकड़े कि 12वीं की फेक डिग्री के ऊपर। अभी तो न्यूज़ ब्रेक हुई है। तो कोई नहीं सोचता, कोई कोई सोच ही नहीं है। मतलब आप जिस तरह असद कैसर साहब भी थे तो उस मतलब जो-जो स्पीकर रहे हैं ना, मैं अभी नाम नहीं लेती, तो आपको बंच नज़र आएँगे कि ये फलाँ इलाके से आपको पता चलेगा भई 250 बंदे उसने अपने गाँव के भर्ती किए। ये 250 इस गाँव के बंदे, ये उधर के हैं, गुर्जर खान के, ये सवाबी के हैं, ये भदीन का है, ये ऐसे है। तो किसी को सोच ही नहीं आई कि ये जो
पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट पे इतना बोझ क्यों? मैंने नहीं देखा, मैंने कोई ऐसी पॉलिसीज देखी। और इसमें इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ ब्यूरोक्रेसी का। वो ही सबसे मजे कर रही है तमाम ये काम। आज आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास ड्यूअल नेशनैलिटी है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कितने सारे लोग नाअहल हुए, फिर जजिस पर आया, सारा कुछ हुआ। लेकिन ये एक ऐसा कबीला है, इसको सब कुछ करने की इजाजत है। जो आते हैं बाहर के ममालिक से, स्कॉलरशिप्स आती हैं और वहां की इंटर्नशिप आती है, वो तो कभी आवाम को पता ही नहीं चल सकी। सारी राइट। पॉलिसीज ये बनाते हैं, सारा कुछ ये करते हैं। तो ये एक ऐसा है कि सिर्फ इसी इदारे को लगाम दे दी जाए, बल्कि मैं तो कहती हूँ तेजाब से गुसल दे दिया जाए, तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल सही हो सकते हैं। देखिए, एक एमएनए बनता है, वो तमाम शोबों में अमूर उस पे नहीं उसको हासिल होता, अबूर हासिल नहीं होता। तो चलाना किसने होता है? सेक्रेटरी ने। और सेक्रेटरी कौन होते हैं? जो घाघ, जिनकी जिंदगी इस दश्त की सहराई में गुजरी हुई होती है। और आप अपने पड़ोसी मुल्क देखें, हम बड़ी इधर उधर की मिसालें मिसालें देते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ 21वें ग्रेड के बाद या 20वें ग्रेड के बाद इनकी इनका डिपार्टमेंट चेंज बंद होना चाहिए। जो जिधर बैठा है वो उधर बैठा है। उधर ही बैठो। इतने बड़े बड़े बाबू। अभी पीटीए के लिए मैंने देखा था, हमारी मीटिंग में आए थे उन साहब ने, तो जो एमएनए को वो कहते ना घास ही नहीं डाली कि जी उनको कितनी तनख्वाह पर लाया गया। और वो वहां पर बैठे हुए और सबको बता रहे थे कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए हैं ये लोग। तो मुझे हंसी आ रही थी। बड़े बड़े मैंने देखे, ज्यादा कमेटी हमारी स्टैंडिंग कमेटीज की होती थी, उसमें मुझे हंसी आई कि कोई एक तो इदारा आप सही कर ना सके, कि जो कोई एजुकेशन सेक्रेटरी है तो उसके उसके दौर में कि कोई एक स्कूल ऐसा हो जाए। पोस्टल आपका तबाह, यहाँ पर इतनी वो सारी चीजें। तो बुराई की जो जड़ है ना, मुझे किसी ने कहा भी था कि तुम ब्यूरोक्रेट्स को इतना ना बोला करो, कल को तुम्हारा कोई काम होगा, तुम्हें मसला होगा। मैंने कहा बोलते मेरा कोई ऐसा काम नहीं है, और होना हुआ तो हो जाएगा। तो वो, लेकिन जो बुराई की जो जड़ है ना, वो ये है। कहते हैं कि एमएनए पैसे खाते हैं, ये जो कट्स वगैरह होते हैं, जो फंड्स आते हैं, उसमें जी ये इतने परसेंट इतने परसेंट। देखिए, वो एमएनए के अकाउंट में तो आते नहीं है, वो आते हैं पीडब्ल्यूडी के अकाउंट में। उसके बाद हिस्से बखरे होते हैं। अगर आपकी एक सड़क का एस्टीमेट छोटी सी एरिया का 1 करोड़ लगा है, तो वो मेरे ख्याल में जो उस पर लागत आएगी वो 25 से 30 लाख रुपए है। जो 70 लाख रुपए है वो सबसे मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, एक्सियन, सबका कट लगा के। और ये ऐसा डिपार्टमेंट है कि इस डिपार्टमेंट को जब मैंने देखा, तो जाहिर है हम मुसलमान हैं, कभी अपनी अपनी खताएं भी याद आती हैं और इंसान सोचता है आखिरत का। तो उनको देख के हौसला हुआ कि भैया हम तो पुल सराज से टुक 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 करते गुजर जाएंगे, असल पकड़ तो इनकी होगी। मतलब इतना लुथड़ा हुआ इदारा है, इतना लुथड़ा हुआ गंदगी में इदारा है कि आप सोच नहीं सकते। आपके जो अरबों खरबों के कर्जे हम आईएमएफ के दर पे पड़े हैं, वो समझिए आप इनके लिए लेते हैं। जो फ्यूल, मैं बैठू आपको मैं कह रही हूँ ना कि अगर हम बैठ के जो जो मैंने असेंबली में देखा, और जो एक एक डिपार्टमेंट अगर आप उस पर डेली प्रोग्राम भी करेंगे तो 1 माह भी कम होगा। कि आप डेली 2 घंटे बैठ के मुझसे हर किसी डिपार्टमेंट का पूछने के इसका बता दें, इससे बात करते, इस पे बात करते, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। एमएनएस को तो जो कोई जाता है उसको तो इतने खांचों का पता भी नहीं होता। यही वो होते हैं कि इनको देख लेते हैं कि बंदा इसको ऐसे हैंडल करना है, इसको ऐसे हैंडल करना है। सीडीए बस कि काश बट की कोई नेक्स्ट टाइम हो। से इससे मैं थोड़ा कहती बचेगा। हूँ कि तमाम इदारों को, जितनी भी मिनिस्ट्रीज ये हैं, तेजाब से उसल दिया जाए इनको, लिटरली जुबानी कलामी नहीं, ये करके, और इनको सरेआम लटकाना चाहिए कि कैसे आप लोगों ने जिंदगी बनाई है। मैं फिर बात करते हुए जज्बाती हो जाती हूँ। जो गुर्बत मैंने देखी है, गुर्बत मैंने देखे थे, लेकिन जो मैंने यहाँ सिंध में देखी है, जो सांगड़ और उसके आसपास आप तो अपने रिश्ते से पूछ लें, उफ मेरे खुदा, वो मुझे इस दुनिया के नहीं लगे।
कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे लोग भी हैं, तन पे कपड़े नहीं, पीने को पानी नहीं, ये कैसे बोलते हैं। फिर जो मेरे भी आस-पास हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी ऐसे खामखा मैं किसी के नाम लूँ, मुझे उन पे भी दुःख होता है कि ये कौन-सा विज़न है, कौन-सी सोच है आपकी। खुदा पाक ने आपको इस मनसब पे पहुँचाया है, इस मनसब पे आप इतना सा भी अच्छा कर लेंगे तो आपका तो बेड़ा पार है। बिल्कुल। उस जाकर आप कुछ कहेंगे तो सही कि मैंने कुछ किया है, लेकिन यहाँ पर मैं कहती हूँ कि हर बंदा गरीब को दबाने और मारने पर तुला हुआ है कि जो मैंने यहाँ लोगों की इज़्ज़तें नीलाम होते हुए मैंने देखी है कि मैं जब वहाँ पर जाकर इधर-उधर से सुनती हूँ और 200 300 कैसे? और मैं आपको वहाँ पर मैं बोलती रही हूँ सांगर है ना, 4 तालुके थे 2 हिस्सों में था। एक मुझे लगता था मोइनजोदड़ो, हालत खराब, गलियाँ ये वो। जो दूसरा था वो मिर्ज़ापुर लगता, शराब, शराब की भट्टियाँ, आकड़ा, आकड़े का तो पता होगा आपको। मुझे इन सब चीज़ों को देखा हुआ है। जी, ये आकड़ा मैंने कहा मुझे कौन-सा हल्का दे दिया। एक तरफ मोइनजोदड़ो, एक तरफ मिर्ज़ापुर। मैं इसको कैसे मैं जब जाती थी आप यकीन नहीं करोगे तक स्पीच करनी पड़ती थी और मैं लोगों को देख के बस यूँ होती थी और मेरे दिल में यही चल रहा था मैं क्या करूँगी? मतलब मुझे मैं इन सबको ये सारे मसाइल और ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती। एक गाँव है सराड़ी की तरफ जी, और जी। मुझे लेके गए कि वहाँ पर 150 वोट है। तो जब मैं उनके घरों की तरफ गई, वहाँ पर घर था और जहाँ वहाँ पर मैंने मंज़र देखे ना, मैंने लोगों के ज़ख्मों से कीड़े निकलते हुए देखे और मैं बाहर निकली हूँ तो मैं लिटरली ना काँप रही थी। मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मैंने अपने मेरे साथ जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मैंने हाथ जोड़ा। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मेरी वोट नहीं चाहिए। उसने कहा किसी और घर में जाना है। मैंने कहा मैं नहीं जाना। बोलना है जिसको भी बोल दो मैं इस गाँव में मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं वोट नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा मैं तो इनका इतना सा भी नहीं मसला हल कर सकती। मैं तो अगर दोबारा आकर पूरा गाँव देख लिया, मेरे तो वैसे ही मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने कहा मैं मर जाऊँगी। इनके साथ किया क्या है? इनके साथ किया क्या है? ये कौन लोग हैं? वो जैसे आप देखते नहीं है अक्सर मूवीज़ में, हॉलीवुड की मूवीज़ होती है, उसमें कोई आबादी ऐसे हो जाती है, लेजेंड टाइप मूवी द लेजेंड कि जी, बस ये जी। ज़ॉम्बीज़ आए, कोई वायरस आ गया। वो ऐसे-ऐसे मैंने इलाके देखे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊँगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने एक वीडियो भी शायद बनाई थी वहाँ पर कि जिस घर में मैं गई हूँ, लोगों के पास जो थे ना मैं लिटरली मैं ये पूरा इलाका देख के मैं थक चुकी थी, दिल से थक चुकी थी। यानी कि ये नहीं कि मैं जिस्मानी तौर पे थकी थी। और मैंने एंड में वो बच्चे खड़े थे ना, तो मैं ज़मीन पर ही बैठ गई। और मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए चलो। मैंने कहा मैं नहीं माँग सकती वोट। जिनके तन पे कपड़ा ना, पाँव में जूते नहीं, कीचड़ में अटे, ऐसे बैठे हुए कि जैसे पता नहीं क्या है, अगर मैं उनका चेकअप करवा दूँ तो खुदा जाने कौन-कौन सा वायरस आपको मिलेगा। मैंने कहा मैं तो कुछ दे नहीं सकती तो मैंने कहा मैं माँगूँगी भी नहीं। आधे तो इन लोगों ने मुझे ये वो किया कि ये तो कहीं जाती नहीं है। मैंने कहा नहीं। और इसी पे मैडम था कि साढ़े 3 साल मसाइल जहाँ तो पर जो बहुत ज़्यादा है। मुताल बैठे हुए, नोटेबल्स बैठे हुए, तुम लोगों ने क्यों नहीं देखा? तुम लोगों की जितनी वहाँ पर ऐसे-ऐसे ज़िम्मेदार बैठे हुए 18,000 एकड़, 12,000 एकड़, कोई और नहीं अपनी पार्टी की भी बात कर रही। तुम्हारी ज़कात भी ना निकलती होगी। तुम अपनी ज़कात से भी किसी की मदद नहीं कर सकते। 13,000 एकड़ ज़मीन, 18,000 एकड़ ज़मीन लेकर जानी कहाँ है? कहाँ जाएँ? अब तो मैं हम उस एज के हिस्से में कि हमें तो खाना भी नहीं हज़म होता। बहुत दुःख की बात है और उसमें क्या कहते हैं वहाँ के लोगों का कसूर है। वहाँ पर जो बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो बार-बार मैं आपको बता नोटेबल्स और बस 2-3 नाम और मैं नहीं बोलती, फिर पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो सब बैठे हुए हैं, अगर वो चाहें सब मिलके तो किसी को किसी की ज़रूरत ना पड़े, किसी की ज़िंदगी कर सकते हैं। मगर इतने ज़ालिम लोग हैं कि उनसे अगर कोई हारी-पथारी है, उनसे कोई गोली भी खींचनी होती है या पैसे देने होते हैं, मैं किसी ऐसे ज़िम्मेदारों को जानती हूँ, जो उनका वहाँ से मवेशी भी उठा के ले जाते हैं। कि अगर उसके पास 1 भैंस और 4 बकरी है, वो भी उठा के लेके जाते हैं कि हल असा सा पैसा दे, पोत होके डिंगा सी। ऐसे ही, ये बिल्कुल हालात ऐसे हैं। तो बिल्कुल। मैं जब जाती हूँ, तो दिल पर एक ज़ख्म लेकर अच्छा वापस मैडम, आती हूँ। आप हुँ, माशाल्लाह वोकल हैं, वाइब्रेंट हैं, ब्रेव हैं,
ऐसी आवाज़ें जो हैं वो बड़ी जल्दी नोटिस हो जाती हैं। तो फिर या तो उन्हें तो नौकरी बंद ये कहते हैं करवानी कि पड़ती ऑफ़र दे दी जाए, या फिर ये कहते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाएँ। तो इस तरह की ऑफ़र्स तो आई होंगी। है। ऑफर्स तो मुझे मसला ये है कि जो मैंने ज़िंदगी शुरू की थी ना, वो मैंने अपने ओन शुरू की थी। मुझे किसी की वो नहीं है, और मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे रही है कि मेरे हाथ में वो कहते हैं ना माचिस होती थी। मैं अभी तक मुझे ये पता है कि मैंने अपना वो देना है, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, बेटा आप लोगों ने अपना खुद कुछ करना है। ऐसी आवाज़ें नहीं आती हैं, लेकिन मसला ये है कि जो मेरी फ़ेवरेट खाना है ना, वो है खिचड़ी। मुझे बहुत ज़बरदस्त। पसंद है। अब इसमें खाना खिचड़ी हो, तो मुझे क्या ख्वाहिश होगी कि जो मैं ये पैसे या वो चीज़ करूँ। अब जाती जा रही है। अब कोई बहुत ज़्यादा, अभी तो मैं पर्सनल बातें करना शुरू हो गई। अच्छा। अब ऐसे होते हैं ना कि सॉफ्ट हल्के कपड़े इंसान पहने, वो भी रात को हुँ, 10 हुँ। बजे के बाद आपने हैवी खा लिया तो फिर जिंदगी में कहते हैं ना, आपका भर्ती दिखे, तो भर्ती हो जाती है, आप खा भी नहीं सकते। तो कोई मुझे क्या ऑफर करेगा? हाँ, आवाज ऐसे बंद करवानी, वो कहते हैं ना कि नहीं, मैं तो बोलती रहूंगी। और मेरा मसला ये है, ये एक पैदाइशी फॉल्ट है कि मुझे जिस चीज से मना करेंगे। राइट। तो आवाम के हुँ, लिए आवाज मैं उठाती रहूंगी, इसको कोई बंद नहीं करवा सकता। और किसी जी। के साथ मिल जाओ तो मतलब क्या, किसी के साथ पैसे के लिए मिलूंगी या उसके लिए मिलूंगी? नहीं। मेरे हाथों 10 घरानों की अगर जिंदगी संवर जाएगी, मैं समझूंगी मेरी जिंदगी के लिए दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। ये ऐसी वो नहीं हो सकता। राइट। अच्छा मैम, एक सवाल है। हमारे दोस्त हैं सांगड़ से। उन्होंने, जब मैंने बताया कि मैडम का इंटरव्यू करना है, तो उन्होंने कहा था मैडम से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। और वो लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से पूछ रहे हैं कि जो 2 सीटें आपने विन की थी, वैसे 2 तो नहीं थी, लेकिन चलें जो 2 आपको दी गईं, चलें इस तरह कर लेते हैं उसको, जीडीए को। तो जी। एक तो उनमें गुलाम दस्तगीर राजड़ साहब हैं, दूसरे राशिद साईं साहब हैं। राशिद भाई, जी। इन पर अभी तक जो है, इनका ओथ क्यों नहीं लिया अभी तक? कि क्यों, मतलब किस वजह से, किस चीज़ का वेट कर तो रहे हैं पता आप लोग? नहीं आपने कहा था कि बड़ी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पीर साहब ने की थी, और पीर साहब ने कहा था कि बाबा ये 2 सीटें भी ले लो, कोई हुँ, नाराज हो हुँ। जाएगा। ये 2 सीटें भी जरा ले लो। उन्होंने कहा था कि हम वोट नहीं लेंगे। उसके बाद ज़ाहिर है, जब पीर साहब ने कह दिया तो फिर कोई दूसरा वो नहीं होता कि कौन से सवाल पूछे कि क्यों। आई डोंट नो क्या नहीं बोली। मतलब इसका राइट, देखिए मैं बताती हूँ, ये तो मैं आपको वैसे जवाब बता रही थी। आपके जिस दोस्त ने सवाल किया उनको कहिएगा कि अगर ये 2 सीटें कबूल कर ली तो इसका मतलब है हम पूरे इलेक्शन को कबूल कर लिया। राइट। आप समझ रहे हैं कि भाई 2 सीटें जीती हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्शन सही हुआ है तो बाकी जगह सही नहीं हुआ। हम तो कहते हैं पूरा इलेक्शन ही सही नहीं हुआ। खुदा अच्छा जाने ये 2 मैम। सीटें कैसे रहेगी उनसे, इसका सही भाव नहीं बना होगा। लेकिन हम तो इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है ना। निसार दुरानी साहब, जिनकी एसोसिएट में की 2 खवातीन को एमपीए बनाया गया है, साइमा आगा और एक दूसरी को लुबना या पता नहीं, कुछ नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तो वो बंदे जब वहां पर इलेक्शन कमीशन में बैठ के सब चीजें देख रही हैं, जो पहले से बैलेट पेपर आके ठप्पे लगे हुए अंदर पड़े हुए हैं और ऐसे ही वोटिंग हुई है, तो हम उस इलेक्शन को कैसे मान सकते हैं? जब हमारे पास सबूत है, पीर साहब के पास सबूत है, पीर साहब के पास आके कहा गया कि भाई ये इस तरह एसजीडी और बाकी चीजों को खत्म करें, तो आपके सामने सीटें लिखी हुई है, वरना जीरो लिखा हुआ है। और इस इलेक्शन को आप मानते हैं कि 16 या कितनी सीटें वहां पर एमक्यूएम को मिल गई, जो एमक्यूएम ने रिजीम चेंज में किरदार अदा किया, और उसके बाद उन्होंने जो कराची की आवाम के साथ किया। मुस्तफा कमाल, जब पीएसपी डॉल्फिन को एक वोट भी नहीं मिलता था, आज वो बैठ के वहां पर सिंध के उस पर बात कर रहे हैं और बाकी चीजें। ऑडियो लीक्स तो आपने सुनी होंगी कि वो जी। टिसोरी साहब की, और टिसोरी साहब तो भूल गए, अभी तो इन पे भी प्रोग्राम करना था। वो कि भाई उन्होंने कहा तुम्हारा 100% मैंडेट जाली है, तो पीपल्स पार्टी ने बोला तुम्हारा 200% जाली है।
अब बंदा पूछे जब पैराशूट से यहाँ पर ओहदों में आएंगे, जो कामरान टिसोरी जैसे बंदे आपने गवर्नर लगा दिए, जो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक की हमारे पे मेहरबानी है कि हमें कुछ नसीब हुआ है, और खुदा जाने क्या क्या रोज उनका बयान आता रहता है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या गिर जाऊं, लेट जाऊं, लोटड़ियां मारूं, क्या करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये चीज उड़ती रहती है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है। तो ये 3-4 लोगों के जब आप इतने बटरिंग वाले बयान सुने तो वो अपने आप को पेश कर रहे होते हैं, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब और ये टिसोरी वगैरह, कि भाई अगर ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए तो एक नजर हमारे इलेक्शन का दोबारा का मूड बनता है या कुछ होता है तो हम है नहीं रहा उसके लिए। तो देखिए पूरे फॉल अच्छा मैडम, किसके नाम निकलते हैं, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था, अनवारुल हक काकड़ का हमसे नहीं पूछा गया था। मैं और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर फहमीदा साहिबा राजा रियाज साहब के पास, वो तो फिर भी बैठी होती थी, तो मेरा काम वो आते जाते टीज करती थी, राज साहब नाम ते ले लो साडे कोलों, नाम ते ले लो साडे कोलों। हाँ जी, हाँ जी, राजे नु आप नहीं पता, राजे नु बिठा के पर्ची देती है, चल तू माइक पे नाम पढ़। ऐसे ही तो आप कहाँ आइन और कानून की बालादस्ती और इन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कोई उम्मीद है वैसे? शेर है व्यवस्था है शजर से उम्मीदें बाहर रख। अच्छा, मतलब शेर हाँ पढ़ने। जी, हाँ जी, ये या वो मैं क्या बड़ा वो क्या हूँ अपनी कश्ते विरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज। हम लोग बेसिकली उम्मीद पे जीते हैं। हम जब मजारों पे जाते हैं, हमारे जो मतलब पाकि तो जो डीवा जलाते हैं, आप पंजाबी है ना, जो जी डीवा जी, बालते हैं ना, तो वो उम्मीद का ही डीवा होता है। सही बात। तो वो कहते हैं ना कि उम्मीद का डीवा बाले रख, खुदा जाने हवा जाने। तो उम्मीद तो यही है, इतनी उम्मीद करते करते मर जाना, मैं तो वैसे भी आगे आगे जाए जा रहे हैं। ये उम्मीदें अगर मैं देखूं तो अपने मेरे घर में भी ठीक है, इंशाल्लाह ताला सब कुछ सही होगा, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक सबको करवा करवा नसीब करे। 3 लोग बचे हैं घर में से हम, बाकी से उम्मीद करते करते अल्लाह पाक उनका वो जहान अच्छा करे। बाकी मुझे तो नहीं लगता, मतलब आप ब्यूरोक्रेसी से बरात वापस लेंगे, आप ये जजेस और बाकी इदारों से पेंशन वापस लेंगे, आप इन ब्यूरोक्रेट से जो अभी सिंध में सुना है कि पता नहीं कितने अरब की गाड़ियां एसीडीसी के लिए लेकर आए हैं, आप उनसे वो गाड़ियां वापस लेंगे। उनको जो फ्री फ्यूल का खून मुंह को लगा हुआ है, आप वापस ले सकते हैं। जो फ्री की बिजली का और जो दौरों का और जो टिकटों का और जो लूट मार का, जो रिश्वत का बाजार गर्म हुआ, ये वापस कर सकते हैं। ये तो कोई ऐसे आए यहाँ पर कि यहाँ पर कोई हंटर लेके खड़ा हुआ और ये चाइना वाला सिस्टम आए कि गोली के पैसे भी उनके घर वालों से लिए जाएं, और जिस करप्ट बंदे को गोली मारनी है साथ उसकी बीवी को भी गोली मारी जाए, कि तुम्हें नहीं पता था कि ये कहां से लेकर आ रहा है, क्या बीवी को अपने शोहर की आमदनी पता था? चाइना वाला मॉडल आता है। वैसे तो हम हर किसी की मिसालें देते हैं ना, कभी इस मुल्क में भाग जाते हैं हम लोग मिसाल देने के लिए, फलां को देखो, फलां को देखो, फलां को देखो। अरे भाई अपने आप को देखो। चाइना मॉडल आता है ऐसे कि वहीं पर ही वो या हैंग कर दिया जाए जब तक ये लाश लोगों को इबरत के लिए टांगी हुई है, तब तो सही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। बाबा जी कहते हैं खेत बचाने के लिए 4 कौवे लटकाने पड़ते हैं, मगर यहाँ पर कौवे विक्ट्री का निशान बना के निकलते हैं। देखा नहीं था नताशा ने क्या बोला था कि तुम्हें पता है मेरा बाप कौन है? तो जी, यहाँ पर हर किसी न किसी का बाप होता है, यहाँ पर बहुत सारे कुंवारे बाप हैं। अब जिस तरह छोड़े आप आपने मुल्क में देखा होगा बैठे कुछ एंजॉय फॉर्म करें आप। 45 और फॉर्म 47 की कुछ केसेस चल रहे हैं, और इसी तरीके से जो है वो ऑब्वियसली आपका इत्तेहाद भी था, अ, आपने खुद किया था या किसी ने करवाया था। तो इन फ्यूचर जो है वो इत्तेहाद आप क्या देख रही हैं, वो होगा या नहीं होगा पीटीआई के साथ? हाँ जी, ये भी एक कहानी है जो इलेक्शन में इत्तेहाद हुआ था, सीट एडजस्टमेंट थी। बंदा पूछे उनकी कौन सी सीट थी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी मेरा बयान सुना होगा, मुझे वहां पर पूछा था शाहपुर चाकर में किसी ने, मैं कहा मेरे जो ख्यालात है वो ख्यालात वैसे ही रहेंगे। तो फ्यूचर में क्या होता है यहाँ पर, तो फ्यूचर के किसको पता।
लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी भी पार्टी को स्टैंड ले तो अपने बलबूते पे ले, अवाम की पल्स को देख के, जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए किसी की मोहब्बत में फैसला नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिकली जो हम ज़ाहिर है इतनी बड़ी जमात नहीं है, मैं जहाँ तक समझती हूँ, जो छोटी जमातें हैं ना तो वो किसी ने उसको बाँट के तौर पे रखा हुआ। वैसे तराजू मैडम में राइट पे डालना है कि लेफ्ट पे डालना है। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद ये जमात छोटी सी क्यों है? देखिए हमारी जो जमात है वो बेसिकली एक मॉन्टेसरी है। अगर आप पीपल्स पार्टी में से हमारे गए हुए बंदे निकाल दें तो पीपल्स पार्टी में भी कुछ नहीं है। मेन नर्सरी रखी हुई है ये एक किस्म की। आप देखें ना, नाम ले लें, पहले वो अमीर शाह थे, फिर जावेद शाह थे, फिर सरदार शाह थे, क्या नाम है, जाम मदद, सरदार रहीम भी जी। बीच में पीटीआई में चले गए थे। फिर उसके बाद आप वो ले लें, इम्तियाज शेख हो गया। 10 और ऐसे नाम है अभी वो जो उस तरफ गए हैं, ये भैयो वगैरह वाली सीट के ऊपर लड़े थे। फिर आप ये गौस बख्श महर देखते हैं, अली गवर्नमेंट देखते हैं, उनको वो बनाया। ये सारे अगर हम निकाल दें तो पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं बचेगा। और जमात ऐसे क्यों है, फिर भी देखें, सारी बात होती है, एक अच्छा होता है, एक बहुत अच्छा होता है, एक ऐसे होता है हमारी जमात अच्छी है, मतलब ज़ाहिर है कुछ वो कर लेते हैं, लेकिन खुल के कभी भी ऐसी किस्म की हरकतों वरकतों को ऐसे सपोर्ट नहीं किया। तो पता नहीं, चले जाते लोग, अच्छा कौन पर मैडम, बताओ। आखिरी आखिरी चंद क्वेश्चंस फिर अगेन ये एक दोस्त ने पूछा है, हमीद नाम है इनका। इन्होंने पूछा है कि हर आए दिन यही खबरें सुनने को मिल रही हैं कि हुकूमत 4 महीने की मेहमान है, 5 महीने की मेहमान है। तो आपका पॉलिटिकल विज़डम क्या कहता है? या ये चले जाएँगे या खींचतान के पूरे 5 साल कर जाएँगे? पता नहीं, हम अजीब सी कौम है ना, जब से आए हैं। किसी ने बोला, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ कि हमारी मैशत, मैंने कहा हमारी मैशत तो थी ही नहीं। पहले हमने अफगान जंग में पैसा बटोरा, फिर कोई दूसरा मसला आ गया, रशियन उसमें पैसा बटोरा, रशियन में, फिर अफगान उसमें, फिर उसमें। हम तो वो लोग हैं कि वो कहते ना, गांव था वह जो पहाड़ी के नीचे था, तो पहाड़ी पे गाड़ी का एक्सीडेंट होता तो उनका वही गुजर बसर होता था, लूट लाट के खा जाते थे। बहुत अरसे से एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो मौलवी दुआएं मांग रहे थे कि या अल्लाह रोजगार का बंदोबस्त करते, कोई तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो। तो हम कहते हैं कि हमारे खिते में कुछ ना कुछ तो हो, कि कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए। तो यही दुआएं होती हैं। हुकूमत 2 दिन की है, ये 4 दिन में देखना है कि मर जाएगा, बस ये पीपल्स पार्टी में से ये हो जाए, फिर ये हो जाएगा, नून का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए, जिसने इतना खड़ाग पाला है, इतनी इन लोगों ने जिल्लत समेटी है, पीडीएम के उन्होंने, कि फॉर्म 45, फॉर्म 47, फिर इनके कान मरोड़े गए, बाजू मरोड़े गए, सारा कुछ करके इकतदार मिला। जब तक हदफ हासिल नहीं होते ये हुकूमत चलेगी। तो ऐसे थोड़ी है, अवाम के राय पे थोड़ी हुकूमत बनी है। जो अवाम की मर्जी नहीं होगी तो ये हुकूमत चली जाएगी। जहां इनसे संभालना, जहां पर कुछ चीजें इनके हाथों से फिसलेंगी, वहां पर मतलब जैसे वो मुल्क के वसी तर मुफाद में कि अच्छा भाई अब अवामी राय का हम वो करते हैं। लेकिन स्टेक होल्डर है सब, इनका इनकी इनका वो अल्लाह अल्लाह करके पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में वो मिली है। पहले बलूचिस्तान की चीजें तो फाइनल हो जाए, तो जब तक ये चलाना चाहेंगे तब तक ये, अब देखें जब दिल भरता है या उस तरह। लेकिन अगर आप ये कहें कि हालात की वजह से गवर्नमेंट चली जाएगी या वो हो जाएगा, ऐसा नहीं वो होने वाला। देखते हैं कि किस तरीके से, क्या देखें, मौलाना साहब का आपने बयान सुना, मौलाना साहब ने कहा फॉर्म 45 है या 47 है, हुकूमत तो यही चलेगी। और जिस वक्त हाँ। 47 का था तो ये मैंने ही बोला था प्रोग्राम में कि बस एक ही कहानी है 75, उस वक्त 76 सालों की, कि सन 47 से लेके फॉर्म 47, ये है हमारी कुल कारकर्दगी। तो नहीं वो हो सकता। अब देखिए ना, कोई कहता है मैं आंख का तारा हूँ, कोई फिर कहता है साड़ी गल हो गई है, फिर कहता है यक जान दो काले। अब ये वाले स्टंट करने हैं तो फिर ये सब कुछ हो सकता है, वरना आप अगर कहते हैं कि यहाँ पर इनकलाब आएगा। बड़े पीर साहब शाह मर्दान शाह, अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत करें, उन्होंने कहा था कि जो इनकलाब नहीं आता है, टेबल टर्निंग को इनकलाब कहते हैं। मेरी बारी आ गई तो मैं समझूंगी मैंने इनकलाब ले आया, कि जो राइट। मैं बोलती रही हूँ तो उसमें इनकलाब आ गया। और आपने उससे पहले मेरा तारुफ करवाते हुए आपने कहा था, आप जमहूरियत की वो बात हो, ये हो, वो जमहूरियत है कहाँ?
आपको अगर दिख रही है तो आप मुझे दिखा दें। आमरीयत के साये में जमहूरियत नहीं पलती। जो एक जमहूरियत अयूब खान के बाद आई है वो जमहूरियत थी। एक आमिर के साये में जमहूरियत हाइब्रिड थी, है फिर सर। दूसरी जमहूरियत आमरीयत के जो फिर अदालत के बाद जो पार्टी बनी वो जमहूरियत थी। फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने पार्टियों के हिस्से बखरे किए, वो जमहूरियत थी। फिर 2018 का जो आप सुन रहे हो और अभी सारा कुछ 2024 में तो अंत हो गया। जमहूरियत है कहाँ? यहाँ बच्चे जमहूरे हैं, जमहूरियत नहीं है कि बच्चे जमहूरे घूम जा, घूम गया, उठ जा, उठ जा, नहीं वो होता। और आपस की बात बताऊं कि जो मैं लोगों में जो उठी बैठी मतलब जिनको थोड़ा समझ बूझ है आप उनको तो जाहिर रखें, जो गरीब गुरबा है उनको कोई टके आने का नहीं लगे कि ऊपर आमरीयत है कि जमहूरियत है। उसको अपना घर में 3 वक्त खाने को मिल जाए, उसको दवा दारू के पैसे मिल जाए, उसका बच्चा स्कूल चला जाए, आम यही है। बिल्कुल सही है। नहीं है वो कौम या कुछ वो नहीं। आज आप पेट्रोल बढ़ाने की करें, रात तक सड़कों पे लाइनें लगी होंगी कि जल्दी से पेट्रोल बढ़ा के, मुझे समझ नहीं आती। 5 रुपए अगर बढ़ता है, लोग पेट्रोल भरवाने क्यों पहुंच जाते हैं? वो एक ही दिन 400-500 रुपए का फर्क पड़ेगा ना, आगे तो आपने वही करना है। तो यहाँ पर सब चीजें आंखों देखी मक्खियां हम निगलते हैं, हम स्मगलिंग देखते हैं, हमारे सिंध में चूहे गंदुम खा जाते हैं, हर किसी को हर पता है। सिंध की हुकूमत को हाजी और गाजी चला रहे हैं। अगर हाजी की नहीं समझ आई तो बात बता दो। आज आई है। आपकी आपकी एक्सप्लेनेशन से जो है ना, मेरा अगला सवाल जो है वो मुझे क्लियर हो गया। तो इट मीन्स लाइक आने वाले वक्त में जो है 2 या 3 महीनों में हम 2 बड़ी-बड़ी एक्सटेंशंस हमें देखने को मिलेंगी फिर। हाँ जी, उन्होंने बोला ना कि अगर सबकी बढ़ रही है तो ठीक है, अगर उम्र सबकी बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, क्या नहीं तो ही ना असली सही। बात की है वैसे। ये ऐसे ही होता है ना, हाँ देखिए तो अक्सर ये होता है ना, वो बड़े बूढ़े लोग चाय बना रही होते, बना रही है, मुझे भी दे दो। मुझे भी। हालांकि दिल उसी का होता है, दिल उसी का होता है चाय पीने, बिल्कुल, बिल्कुल। बना रही है तो ये है। अब एक्सटेंशन हो गई, हालांकि देखिए एक्सटेंशन सही नहीं होती ना। अगर आप बालों की एक्सटेंशन करवाए तो इस्लाम मतलब कहते हैं कि वो हराम है, नमाज नहीं होती। हुँ, नेल्स एक्सटेंशन सही नहीं है। तारों वाली एक्सटेंशन, लीड जो एक्सटेंशन है उसमें भी नहीं ज्यादा चीजें रख सकते। और हमारे बिल्कुल। कराची का डीएचए एक्सटेंशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। ऐसा ही। तो ठीक है। एक्सटेंशन होती नहीं है। इब्न इंशा की पोइम है ना, अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत लोगों, है कोई देवनहार बने 2-4 बरस, ऐसे करके ना वो उम्र की नकदी खत्म हुई। राइट। हाय हाय, तो ये भी नकदी खत्म हुई तो एक्सटेंशन की नकदी हो, बस ये ऐसे ही है। अभी आपने ना देखा फेडरल पब्लिक के क्या सर्विस उसका जो हमारे सरगोदा के गुजरांवाला के कोर है, वो 2 महीने बाद रिटायर होंगे लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है एज ए चेयरमैन। बस वही फेडरल वही बात है पब्लिक कि सर्विस। ये जंगल के शेर हैं, अंडे दें या बच्चे दें, फिर इनकी मर्ज़ी है। हाँ, जंगल के शेर से याद आया, अक्सर लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में जंगल का कानून है, तो मैं तो कहती जंगल का भी कोई कानून होता है, कोई हकीकत। दस्तूर होता है। शेर का पेट भर जाता है तो वो शिकार नहीं करता, यहाँ छोड़ तो उनकी देता है। हमत ही नहीं खत्म हो। तो यहाँ पर सिद्धू साहब जब कमेटीज मिली ना, मैं असेंबली में थी, तो कमेटीज मिलती है स्टैंडिंग कमेटी, तो जी, वो जी। मुझे एक डिफेंस प्रोडक्शन कमेटी थी और एक मजहबी अमूर की, तो वो चीफ विप थे आमिर डोगर। फिर मैंने उनको बोला एक वापस ले लें तो क्यों? फिर आपने मुझे गद्दारी और कुफर के फतवे के बीच में, मैंने कहा मैं पेंडुलम की तरह झूलती रहूंगी, उसे कुछ बोल देता तो ये फतवा लगेगा, इधर कुछ बोल दिया तो ये फतवा लगेगा। तो हुँ, हम ना, हम बस जो इस वक्त एक आम पाकिस्तानी है वो एक पेंडुलम की तरह इसी गद्दारी और कुफ्र के फतवे के बीच में ही हम लोग ना वो इधर से उधर जा रहे हैं।
इंतहा पसंदी हर जगह। हब्स है मैडम, एक सफोकेशन है, हर हर तरफ एक यही बहुत यही ज्यादा चीज। कुछ ना, वो जीने का मकसद समझ नहीं आ रहा। अभी भी हम हम्म। देखते हैं तो मतलब जो आमदन एक में आपको ऐसे लगता है कि वो वो लगता है कि हम लोग इनके लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहती नहीं हूँ मुरादों के लिए। राइट। अब तो वो कहते हैं ना वो अब तो दिल कहता है कि वो शेर है क्या इस जंगल में अकेला है, हमें भी जाने दो। कि कहीं किसी कोने में वो आम बंदे की यही, वो बेचारा कमा कर लाता है, आधी तनख्वाह उसकी बिल की मद में चली जाती है, आधी ट्रांसपोर्ट की मद में चली जाती है। तो जीने का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा। सही बात, सही बात। तो बहुत ज्यादा ये चीज हुई हुई है, परेशानी। लोग जा रहे हैं, अभी भी आप देखें कि पिछले कितने सालों में कितने पाकिस्तानी, 5 लाख से ज्यादा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी यहाँ से जा चुके हैं। और क्योंकि आठ यहाँ लाख पर अब यही 8 लाख 8 लाख। 8 लाख, ये 8 लाख तो वो हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जी, वो और बाकी जो जो फिर अभी भी आज जो अखबार की खबर थी कि हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स जो पीएचडी करने गए थे हुकूमती खर्चे पर, वो भी वहां पर स्लिप हो गए, वो वहां पर ऑफ हो गए, वो भी चले गए यहाँ से। और जो बेचारे डंकी है वो लगा कर जाते हैं, जो खुले समंदरों में जिनकी लाशें आपने देखा नहीं होगा, 300 जी, जो, वो अलग है। जी तो मैडम, मैं ये कोई कह रहा था कि अगर 8 लाख क्या जो है वो करे। लीगली आए, तो इट मीन्स हाँ, इससे डबल जो होंगे ना वो इलीगल वे से जो है ना मुल्क को छोड़ा हुआ उन्होंने। देखिए हमारे कितने सहाफी में कितने हम जानती हूँ रिपोर्टर्स को, ये वो इन 5 सालों में इसमें से आधे जा चुके कि जा नहीं, ये चुके। घर में हमें ये गुर्बत फाके देखे नहीं जाते। एटलीस्ट अगर किसी स्टोर में जाकर जॉब करेंगे, $100 भी डेली अमेरिकन न्यूयॉर्क में किसी स्टोर में $3,000 भी वो करेंगे, तो 3,000 पाकिस्तानी 9-1 लाख बनते हैं। हम लोग अपना करके पीछे घर में तो 6-7 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीने जाएगा। राइट, तो राइट। लोग तालीम का निजाम देख ले, तालीम तबाह, सेहत देख ले, हमें तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उस पे फेंका हुआ है कि वहां पर भी कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर की फीस और उसके बाद आप जाएं तो कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 एकड़ उनके नाम लगवा कर ही आप निकलते हैं, अगर कोई, अगर आप किसी बड़ी उसमें मैडम एक गिरफ्तारी सवाल हो है, गई। जब इतने बुरे हालात हैं मुल्क के, फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल तकरीबन रूबा ज़वाल है, इकोनॉमी तकरीबन तबाह हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, फिर ये पॉलिटिकल लीडर्स इतना क्यों विलिंग होते हैं, स्पेशली मतलब ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, टू टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, और लाइक ये इनका क्या इसमें अभी इस तरह के टूटे फूटे मुल्क में इनको क्या उधर से हासिल होना होता है? या तो कोई नेक नामी मिलती है, वो भी नहीं मिलती। मैं वो कहते ना कि तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में बहुत कुछ है, वो आपको और मुझे नजर नहीं आ रहा है। इन्हीं को पता है कि कैसे जुगाड़ लगानी है और कैसे कमाना है। फिर ये राइट। जिन 5 सालों में जिस वक्त मैंने वहां पर जाकर देखा, वहां से आना, जिस वक्त मैं पहली दफा पीएम हाउस में गई थी, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ओके, मैंने कहा तो ये वो जगह है जहां आने के लिए तड़पा जाता है, जहां पर आपके हम्म, एक इशारे के ऊपर आप बादशाह होते हैं। वहां पर एक इशारे हम्म, पे 50 लोग खड़े हैं, आपके मुंह से हम्म, बात निकले और सारा वो लोगों के टैक्स से आप वहां पर अय्याशियां कर रहे हैं। प्रोटोकॉल ऐसे सलूट होते हैं ना, इस्लाम, इसमें बहुत हम्म, ताकत होती है। आप ऐसे अपने आप को फील करते हैं, यूं आप गुजरे हम्म। और 10 लोग आपको सलाम अलैकुम, घर में कोई किसी को पूछे नहीं, सलाम करें तो उसमें बहुत वो होती है। फिर निकम्मे सारे, कोई और काम नहीं आता, तो उनको ये इस बारे में बोलने में कौन से पैसे लगते हैं। मैं भी तो 1.25 घंटे से बोल ही जाती नहीं मैडम, हूँ। बोलने से ही पता लगता है इंसान का कि तो वो वो ऐसे ही है। और किस तरह बोल ये रहा है, सारी और देखिए आशियां, गाड़ियां, ये वो कैमरे, लाइमलाइट, इधर से साफी पूछ रहे हैं, इधर से ये कर रहे हैं, उधर से वो कर रहे हैं। तो मैंने तो दुआ मांगी थी, क्योंकि शुरू के दो कई तीन दफा महीने मेरे को भी कई दफा वो हो गया। खिफत का बायस भी बन जाते हैं ना, आपने वो देखा हुआ, कैमरा लगा हुआ था, और उस पे आ रहा था अल्लामा इकबाल साहब सालगिरह मुबारक हो, वो जब लिख रही थी मैडम। जी, की
तो वो हो जाता है, वो नहीं, वो फिर जब इंसान वो होता है तो इंसान वो नाक का पक्का बन जाता है। ये तो छोटी मोटी रुकावटें होती हैं कि बोलते रहो, यहाँ पर कौन सा किसी को याद रहता है, लोग भी तो भूल जाते हैं। तो ये जो ताम झाम ये चीजें हैं ना, वो बहुत हो गया। जब मैं गई थी ना तो शुरू के आफ्टर 2 or 3 month तो मुझे ये फिक्र पड़ गई थी, यार 5 साल खत्म हो गए तो फिर क्या करूंगी, 5 साल खत्म हो गए तो फिर क्या करूंगी। फिर बहुत मुश्किल से अपने आप को, जैसे नहीं होता, अंदर से वो किया हम्म। और खुदा से दुआ मांगी कि तौबा। फिर ज़हन इस तरफ से हटाया, हाँ इंसान हाँ। तो है ना हम लोग, बशरी कमजोरियों और खामियां सब में है। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, ये तो मतलब इंसान किस लिए सोचे, जो पल हम्म। है बस आप उसको बुझिए। तो मैं राइट। अवॉइड ही करती होती थी इन तमाम चीजों से, कि एयरपोर्ट जाकर ये प्रोटोकॉल लेना, ये करना वो करना, मैंने नहीं कभी लिया। कभी शाजो नाजर किसी ने देख के मुझे बोर्डिंग पास निकाल दिया तो निकाल दिया, मैं लाइन में ही खड़ी होती थी। तो मुझे बोलते थे, मैं कहती नहीं भाई, मेरे को 5 साल बाद मेरा बोर्डिंग पास निकालोगे, 5 साल बाद मुझे सलाम करते हुए बोर्डिंग पास निकालो, तो फिर तो मैं यहाँ से तो बोर्डिंग फिर पास तो है। लेती हूँ। लेकिन इधर सही से है। इक्तदार से गए, आपने पूछना नहीं है। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई, आफ्टर 3 days जब मैं आई हूँ यहाँ पर, तो मेरा लगेज वगैरह था, मैंने लोडर को बोला, जानता था, मैंने कहा बेटा बाहर लेकर आ जाओ। अब मैं ड्राइवर को कॉल की तो ड्राइवर था, मैंने खड़े होकर, अब देखा तो मैं बाहर मैंने कहा, गाड़ी कहाँ है, क्योंकि वो गाड़ी सामने ना हमारी पहली वाली लेन में आ जाती थी, हम्म। तो उधर से वो करते थे और यहाँ से गए। उसने कहा नहीं बाजी, उसने आने नहीं दिया। मैंने कहा क्या कह रहा, नहीं उसने आने नहीं दिया। तो पार्किंग में, कराची की एयरपोर्ट की पार्किंग में, तो मैं 5 साल उधर से बैठती रही हूँ, मुझे पार्किंग पहाड़ लग रही थी। राइट। समझ रहे हैं, इतना पैदल चल 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 चल, किधर गाड़ी है किधर गाड़ी है, मतलब बंदा वो नहीं होता, पहले आप एक फैंटेसी से डार्क दुनिया में धकेल दिया कि बेटा ये देख। या तो बिल्कुल सही कह रहे फिर इसने चीजों को सवार ही नहीं किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशो खुरम। हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश खुर्रम रखे मैडम, और अच्छा, आप हमारे इलाके की जो है वो नहीं शान नहीं इसी बस तरह बढ़ा इंशाल्लाह रखें। ताला। और बहुत शुक्रिया अगेन टाइम देने का। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ हमें टाइम दिया करें। वंस इन अ मंथ जो है वो हम एक व्लॉग बना दें। चलिए इंशाल्लाह ताला किसी इशू के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक चले, यू। अगेन थैंक यू बहुत। शुक्रिया। जज़ाक। ओके, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।